अगर आप भी सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस, और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में भी पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपी पीएससी, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस का होता है। इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको कोई सलाह सुझाव दिया जाता है कि आप लोग अपने एग्जाम का पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर पढ़ें, उसे जरूर समझें। उसके बाद ही आप तैयारी में कूदिएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़ना है, उस समय रहते हुए पढ़ना है। और जब एनसीईआरटी किताबों की बात होती है तो फिर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि आखिर एनसीईआरटी किताबें क्यों पढ़ें, क्यों जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना, किताबें कौन सी पढ़ें और कैसे पढ़ें, कितने बार पढ़ें, और क्या एनसीईआरटी किताबों के नोट्स बनाना जरूरी है, और बनाना जरूरी है तो कैसे बनाया जाए। इन सब बातों पर हम लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और बातें करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी एक संस्था है और इसे आप लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी और ये संस्था बड़ी रिसर्च करके किताबें लिखी जाती हैं और इसमें जो आंकड़े रहते हैं बड़े विश्वसनीय रहते हैं, प्रामाणिक रहते हैं, सरल भाषा में लिखी जाती हैं और आपकी जो नींव है ना, बुनियाद है ना, इसे मजबूत करती हैं। और विचारिक समझ भी आपकी यहाँ से उत्पन्न होती है। और कहते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आपको समझाती हैं, बाकी किताबें आपको बताती हैं और आपका मौलिक आधार इससे तैयार होगा। और जब मैं नींव भरने की बात करता हूँ ना, तो आप सभी लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा या कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें नींव भरी जाती है और नींव जितनी मजबूत होती है, कहते हैं कि इमारत की बुनियाद भी उतनी ही मजबूत होती है। एक बार जब नींव मजबूत भर गई ना, तो ऊपर आप लोग कितने भी मंजिल खड़े करते रहिए, आपका मकान कमजोर नहीं रहेगा, मजबूत रहेगा। तो इसी तरह एनसीईआरटी किताबें आप लोग जब पढ़ लेंगे ना 2 से 3 बार, तो फिर स्पेशल किताबें आप लोगों के सामने आएंगी, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कोई कहीं परेशानी नहीं होगी। और एनसीईआरटी किताबें आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाती हैं। क्या? हर जगह मदद पहुंचाती हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो चलिए, आपके जो सवाल हैं इनके हम लोग जवाब देखते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो बाजार में प्रत्येक विषय की अनेक पुस्तकें आपको उपलब्ध हैं और छात्रों को देखना होता है कि कौन सी पुस्तकें पुस्तक परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। और जैसा कि आयोग ने मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही उल्लेख किया है कि अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों की सामान्य जानकारी की अपेक्षा की जाती है। इस लिहाज से एनसीईआरटी की पुस्तकें सटीक बैठती हैं। और आप सोचिए, अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कोई 10,000 50,000 की किताब लिख दी जाती कि इसे पढ़कर आप देखते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो हर कोई उन्हें ना खरीद पाता। और एनसीईआरटी तो आप देखते आराम से मिल भी जाती हैं और बड़ी सस्ती भी रहती हैं। और एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल साइट है ना, वहां से जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। मैंने भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ये सभी एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, जो आपके लिए जरूरी है, उनके बारे में और उन्हें पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। ठीक है। अब संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ने की सलाह दी जाती है। और एनसीईआरटी किताबें तैयारी को आधार प्रदान करती हैं और हर विषय के बेसिक्स को समझने में मदद करती हैं। पिछले कुछ सालों से आप देखिए, यूपीएससी के प्रश्न पत्र में एनसीईआरटी पुस्तकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस में भी। और आपने देखा होगा कई लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं और एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ते हैं। बाद में आपने देखा होगा कि वो पूछते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल क्या होता है, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, महाभियोग क्या होता है। इन सब शब्दों के बारे में वो पूछते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेसिक मजबूत नहीं किया, उन्होंने इन शब्दों को समझा ही नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी अगर वो पढ़े होते ना, तो इन सभी शब्दों के बारे में वो बहुत बेहतर तरीके से जान पाते और समझ पाते। और विषय को कक्षा के क्रम में पढ़ना है। एक तो सबसे पहली बात है कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। और किस तरह से पढ़ें? तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है विषयों को कक्षा के क्रम में पढ़ना। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि कक्षा 6वीं की पहले पढ़ लेते हैं सभी सब्जेक्ट की, फिर कक्षा 7वीं की पढ़ेंगे, फिर कक्षा 8वीं की पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग 12वीं तक खत्म करेंगे। नहीं भैया, ऐसे मत पढ़िए।
आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, चाहे इतिहास उठा लीजिए, चाहे भूगोल उठा लीजिए। अगर आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों को कक्षा के क्रमानुसार पढ़ें। यानी कि आपने भूगोल की कक्षा 6वीं की किताब उठाई, जब कक्षा 6वीं की खत्म हो जाए तो कक्षा 7वीं की पढ़िए, फिर 8वीं की पढ़िए, फिर 9वीं की पढ़िए, फिर 10वीं की पढ़िए, फिर 11वीं की, फिर 12वीं की पढ़िए। जब एक बार आपका भूगोल खत्म हो जाता है, उसके बाद आप इतिहास की कोई और सब्जेक्ट उठाइए और उसे भी इसी तरह से पढ़िए, पहले 6वीं की, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की। इससे क्या रहेगा कि आपको समझ में आएगा और आपका बेस एक तरह से आप लोग जुड़ाव रख पाएंगे कक्षा 6वीं को 7वीं से, 7वीं को 8वीं से। समझ में आ रहा है? तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि कक्षा 6वीं की पहले इतिहास, भूगोल, राजनीति, सब विज्ञान विज्ञान उठा के खत्म करते हैं और फिर वो 7वीं में पहुंचते हैं। भैया ऐसा मत करिएगा, आप लोग जुड़ाव नहीं रख पाएंगे। ठीक है, एक साथ एक ही कक्षा के सारे विषयों की किताबें पढ़ने से बचें। उम्मीदवारों को हर विषय की कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विषयों में केवल 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबें पढ़ना ही पर्याप्त होता है। उनके बारे में भी हम लोगों ने बता देंगे आगे। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा सुझाव भी है आप लोगों को। कई लोग कहते हैं ना कि कौन कौन सी किताबें पढ़ लें, तो मैं कहता हूं कि 9वीं से 12वीं तक की तो हर हाल में पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास टाइम है, और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं 9वीं तक की आप देखिए पतली पतली किताबें हैं, ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा आपका। और ये जो टाइम इसमें खपाएंगे ना, आप एनसीईआरटी पढ़ने में लगाएंगे ना, ये आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगी, कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसे टाइम बर्बाद मत सोचा करिएगा। ठीक है, क्योंकि कई लोग कहते रहते हैं कि अरे भैया वो हम टाइम क्यों बर्बाद करें, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे भैया आपने बचपन से किस तरह से पढ़ी है आप बेहतर जानते हैं, अभी फिर से पढ़ लीजिए। आप लोगों ने कितनी बार पढ़ी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मेरे कहने पर एक बार मैं कह रहा हूं, जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस हिसाब से 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब पाठ्यक्रम साथ लेकर पढ़ें। देखिए एक बात तो मैं पहले ही कह रहा हूं आपसे कि आप अपने एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसे कंठस्थ याद कर लें। और इसका क्या रहेगा, जब आप कंठस्थ याद कर लेंगे आपको आपका पाठ्यक्रम सिलेबस याद रहेगा और फिर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोग जुड़ाव कर पाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि अच्छा ये हमारे सिलेबस में है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है और बेहतर आपकी तैयारी होगी। ये काम आपको जरूर करना है। और सिलेबस कंठस्थ याद होना चाहिए आपको, एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए, एक एक सब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किताबें पढ़ने का महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप पाठ्यक्रम का साथ लेकर पढ़ाई करें। हर विषय की किताब पढ़ते समय पाठ्यक्रम में दिए हुए टॉपिक जरूर देखें, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। यहाँ एक और सवाल आता है कि भैया कोचिंग लेना जरूरी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कोचिंग नहीं ले सकते हैं, हम कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि कोचिंग क्या रहता है, कोचिंग पढ़ने का, कोचिंग लेने का एक फायदा रहता है कि वो क्रम से पूरा आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से स्टडी मटेरियल तैयार कर कर आपके सामने रख देते हैं और आपको पढ़ना होता है। लेकिन जब आप खुद से तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोगों को वहां खुद मेहनत करनी होती है और कई गुना अच्छे से मेहनत करनी होती है। लेकिन ये जो आप मेहनत करेंगे ना, ये आपको कई गुना ज्यादा फायदा भी पहुंचाएंगे। आप लोगों को सिलेबस में जो एक एक शब्द दिया गया है, एक एक टॉपिक दिया गया है, इसलिए आपको कवर करना है। चाहे आप लोग कोचिंग के जरिए करिए, चाहे आप लोग यूट्यूब के जरिए करिए, या फिर आप लोग किताबों के जरिए करिए, या गूगल बाबा कहीं से भी करिए, लेकिन ये पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कवर करना है। और जब खुद से कवर करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तैयारी रहेगी आपको। और इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ते समय पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का भी विश्लेषण करें। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि आप लोग कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर अपने एग्जाम के देख लिया करिएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एनसीईआरटी किताबें पढ़ते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग चैप्टर शुरू करते हैं ना, तो चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लिया करिएगा और फिर चैप्टर पढ़ा करिएगा। और चैप्टर पढ़ने के बाद उनके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। और इससे समझ आ सकेगा कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और आप इन्हें इन्हीं किताबों से कैसे कवर कर सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों की विशेषताएं देख लीजिए। इन पुस्तकों की भाषा सरल सहज रखी गई है और इनमें प्रयुक्त शब्दावलियां आसान होती हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आ जाती हैं। विषय की तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, विषयों का व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण किया गया है,
चित्रात्मक और रोचक प्रस्तुति प्रस्तुति की गई है। उल्लेखित सूचनाएं एवं तथ्य प्रमाणित होते हैं और इसके अभ्यास विषय को संपूर्णता प्रदान करते हैं। अब एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्व की बात करें तो यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी एक विश्वसनीय स्रोत है और इनका महत्व तीनों चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में है। और परीक्षा में ठीक ठाक मात्रा में एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। पाठ्यक्रम की अधिकांश पाठ्य सामग्री इन पुस्तकों में मिल जाती है। लेखन योग्य सरलीकृत विषय वस्तु की आसानी से उपलब्धता हो जाती है और इन पुस्तकों से परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स एवं सिनॉप्सिस बनाना आसान होता है। और पुस्तकों की सरल एवं बोधगम्य भाषा उत्तर लेखन को प्रभावी बनाती है। विषय की मानक पुस्तकों के अध्ययन के लिए आधार भी प्रदान करती हैं। यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये पुस्तकें भटकाव को कम कर देती हैं और तैयारी को कम समय में पूर्ण करने में मदद मिलती है और इस प्रकार ये पुस्तकें सीमित समय में सीमित संसाधनों परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करती हैं। और स्टेट पीसीएस की भी बात हो रही है, ठीक है। पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं। मैं आप लोगों से हमेशा इस बात को कह रहा हूँ, दोहराता रहता हूँ कि जब आप लोग एनसीईआरटी या कोई भी किताब पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से एक एक शब्द को, एक एक पैराग्राफ को, एक एक पेज को पढ़ते हुए निकल जाइए। भारी भरकम बोझ आपको नहीं रख लेना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। पहली बार अगर आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रही तब भी आपको परेशान नहीं होना है। एक एक शब्द को बड़ी अच्छे से देखिए, गौर से देखिए और जब आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो केवल पढ़ रहे होंगे, यही याद रखा करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल भैया बगल में रखा और या फिर आप देखते हैं कि कान में वो ईयरफोन रहते हैं ना, वो लगा के बैठे हुए हैं, गाना सुन रहे हो, किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए। ऐसा जो लोग कहते हैं ना तो फिर वो सवाल करते रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, लिखते रहते हैं, भैया वो इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात में पढ़े सुबह सफा। भैया आपने पढ़ा कब है? आपका आधा दिमाग तो आप देखिए दूसरी चीजों पर था, गाना सुनने पर था, चैटिंग करने पर था, मोबाइल पर था, तो फिर आपने पढ़ा कैसे है? और जब आपने देखा होगा हम मूवी देखने जाते हैं, हमारा पूरा फोकस स्क्रीन पर रहता है, तब हमें एक एक डायलॉग याद रहता है, कहाँ किसने क्या बोला, क्या हुआ, सब कुछ याद आता है, क्योंकि हम पूरा फोकस अपना उस एलईडी पर, वो स्क्रीन पर, उस मूवी पर रखते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को एनसीईआरटी पर पूरा फोकस देना है और जब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर इस तरह की आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो 6 से 7 घंटा आप लोगों के लिए 24 घंटे में काफी है। अब मैं वो 18-20 घंटे की बात नहीं करता हूं, अरे भैया 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, 20 घंटा पढ़ना था, अरे नहीं, डेली हर हाल में 6 से 7 घंटे पढ़िए आप और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट तैयारी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। यूपीएससी उम्मीदवार जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने लगते हैं और बहुत सारी जानकारी लिख लेते हैं। ऐसा करने से भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पहली रीडिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ की कोशिश करें। मैं एक दिन यहाँ लाइब्रेरी में देख रहा था, एक लड़की एम लक्ष्मीकांत पढ़ रही है और वो पहली बार उस किताब को रीड कर रही है, पूरी किताब अपने नोट्स में उतार रही है। तो मुझे लगा कि ये किताब दूसरे की हो गई, वो ऐसे खरीदना नहीं होगा शायद, इसलिए पूरी किताब कॉपी कर रही है। मैंने ऐसे ही पूछने लगा तो बोलती है कि वो भैया हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें नोट्स बना रहे हैं। तो मैंने बोला नोट्स ऐसे बनते हैं, इससे अच्छा है कि पूरी किताब ही अपने पास रख लो, जब जरूरत पे पढ़ लेना। तो बोलती है कि वो नहीं, नोट्स बनाना जरूरी है ना। तो मैंने कहा कि 2-3 बार उस किताब को पढ़ लीजिए ना और फिर नोट्स बनाइए, आपको बढ़ाना है तो। और नोट्स देखिए, उन पॉइंटों को नोट्स में शामिल करते हैं जो हमें बार बार भूल जाते हैं, जो हमें रिवीजन के लिए जरूरी हो। आप समझ रहे हैं? एक तो फुल नोट्स होता है जो जिस तरह से कोचिंग सब उपलब्ध करवा देती है, वो नोट्स हो गया। वो बनाना है तो आप देखिए इतना भी नहीं, इतना विस्तार से नहीं बनाना होता है कि पूरी किताब आप उतार दे रहे हैं। एक शॉर्ट नोट्स होता है और शॉर्ट नोट्स उस समय के लिए होता है जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका परीक्षा का समय नजदीक है, तो आप रिवीजन कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कि मैं महात्मा गांधी के बारे में नोट्स बना रहा हूं या जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कोई नोट्स बना रहा हूं। अब सोचिए कि अगर जो नोट्स, जो हमें उनके बारे में जानकारी हमेशा याद है, बहुत अच्छे से याद है, मैं उसे नोट्स में शामिल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों मैं पेज भरूं भाई? जो जानकारी मुझे हमेशा याद रहती है वो मैं नहीं शामिल करूंगा, मैं उन पॉइंटों को शामिल करूंगा जो हमें भूल जाते हैं
और जिनकी हमें रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि दूसरे के बनाए नोट्स से मत पढ़ा करिएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाता है। समझ रहे हैं आप लोगों को, ये समझ में आ गई होगी। तो कोई भी किताब लेके आ रहे हैं, कम से कम 2-3 बार नॉर्मल तरीके से अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, उसके बाद नोट्स बनाया करिएगा। ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ रहे हैं, संविधान के भाग 3 को पढ़ रहे हैं। भैया आप पूरा लिख दे रहे हैं, अरे भैया नोट्स बना रहे हैं आप, तो उनकी हेडिंग लिखिए ना। 14 में क्या कहा गया, 15 में क्या कहा गया, 16 में क्या कहा गया, 17 में क्या कहा गया। अब अंदर तक झांक कर आप पूरा नोट्स बना ले रहे हैं, उसका लिख ले रहे हैं, एक एक शब्द लिख ले रहे हैं। के काकी की ऐसे लिख ले रहे हैं, के लिए इस तरह के लिख ले रहे हैं। उनका क्या मतलब है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। दूसरी या तीसरी रीडिंग में आप नोट्स बना सकते हैं। आपको पूरी किताब के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ ही महत्वपूर्ण अंशों को नोट करें। हर किताब को कम से कम 2 बार पढ़ें, इस सलाह दे रहा हूं आपको। एनसीईआरटी की भाषा बहुत सरल है, इसमें सटीक जानकारी मिलती है। पहली बार पढ़ने पर किताबें समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आप बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और यहाँ एक और सवाल उठता है आपका, और ये आप लोग करते भी होंगे, गलतियां करते भी हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। अब वो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भैया 10 लोगों से सलाह लेंगे, और 10 लोगों से सलाह लेंगे तो वो 10 तरह की किताबों के नाम बताएंगे। और उस समय आप तैयारी कर रहे होते तो बड़े जुनून में होते हैं, तो आप 10 तरह की किताबें खरीद लेते हैं, 10 कोचिंग के नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, और रूम में किताबों का अंबार लगा लेते हैं। फिर आप सोचते हैं कि इस तरफ से पढ़ें या इस तरफ से पढ़ें। ये गलती आपको नहीं करनी है। स्टडी मटेरियल सीमित रखिए। एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, स्पेशल किताबें पढ़िए, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, इतना आप लोगों के लिए काफी है। और मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी कोई भी किताबें कवर उठाइए जिनसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए, बस। समझ रहे हैं आप लोग। और प्रत्येक विषय की एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। इसके बाद मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। और मॉक टेस्ट पढ़ने से क्या रहता है ना, क्वेश्चंस पेपर देखने से क्या रहता है ना, हमें अपनी औकात मालूम चलती है। और ईमानदारी से अगर हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी जब आप मॉक टेस्ट देते हैं जहां गलती आपसे हो रही है, जो क्वेश्चंस आपसे बन नहीं रहे हैं, तो आप लोग तुरंत एक्सेप्ट किया करिएगा अपनी गलती, कि अच्छा इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये टॉपिक अभी अच्छे से कवर नहीं हो पाया, इसलिए हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अगर ये क्षमता में आ गई ना अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत आगे तक जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हो गई आपकी एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़नी है। अब एक सवाल बचता है और, कि आखिर कौन सी पढ़नी है। अब आप देखिए, एनसीईआरटी किताबें जो आपको पढ़ना है उनकी मैं सूची दे देता हूं, और ये सभी जो किताबें आपको बताई जा रही ना, ये सभी टेलीग्राम एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी गई हैं। वहां जाकर आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ, ये भी सूची भी मैं वहां डाल दूंगा, तो अपने पास रख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास की, कि एनसीईआरटी किताबों में इतिहास में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। मैं शुरुआत करता हूं कक्षा 6वीं से। कक्षा 6वीं की किताब का नाम है हमारा अतीत 1। और अगर आप इतिहास उठा रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो मैं कहता हूं 6वीं से शुरुआत करिए। फिर कक्षा 7वीं की किताब है हमारा अतीत 2। कक्षा 8वीं की किताब है हमारा अतीत 3। कक्षा 9वीं की किताब है भारत और समकालीन विश्व 1। कक्षा 10वीं की किताब है भारत और समकालीन विश्व 2। जब आप लोग किताब खरीदने जाएंगे ना, तो उसके जो कवर पेज रहेगा ऊपर वाला, उस पर यही नाम लिखा मिलेगा आपको। कक्षा 11वीं की किताब का नाम है विश्व इतिहास में विषय वस्तु। और कक्षा 12वीं में आपको 3 किताबें पढ़नी है इतिहास के लिए। भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 1, भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 2 और भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 3। फिर से देख लीजिए, कक्षा 6वीं की हमारा अतीत 1, कक्षा 7वीं की हमारा अतीत 2, कक्षा 8वीं की हमारा अतीत 3, कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व 1, कक्षा 10वीं की भारत और समकालीन विश्व 2 और कक्षा 11वीं की विश्व इतिहास में विषय वस्तु। और कक्षा 12वीं में 3 किताबें इतिहास की, भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 1, भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 2, भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 3। तो इतनी किताबें आपको इतिहास के लिए पढ़ना है। क्या करना है? इतिहास के लिए पढ़ना है। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर आप लोग पढ़ते हैं ना,
तो कक्षा 11वीं की एक किताब है भारतीय कला का एक परिचय, इसे आप लोगों को पढ़ना है। और कक्षा 11वीं की ही एक किताब है भारत की जीवित शिल्प कला परंपराएं, और इसमें अध्याय 9 और 10 आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स बना लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं भूगोल। तो कक्षा 6वीं की किताब है जो भूगोल के लिए कक्षा 6वीं की जो किताब है इसका नाम है पृथ्वी हमारा पर्यावास। कक्षा 7वीं की जो किताब है भूगोल के लिए यह है हमारा पर्यावरण। कक्षा 8वीं की जो भूगोल के लिए किताब है संसाधन और विकास। कक्षा 9वीं की जो भूगोल के लिए किताब है इसका नाम है समकालीन भारत 1। कक्षा 10वीं की भूगोल के लिए किताब है समकालीन भारत 2। कक्षा 11वीं में 2 किताबें पढ़नी है आपको भूगोल के लिए। पहली है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 11वीं की दूसरी किताब है भूगोल के लिए भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, कक्षा 12वीं में भी आपको भूगोल के लिए 2 किताबें पढ़नी है। एक पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और कक्षा 12वीं में दूसरी किताब है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भूगोल के लिए आप लोगों को इतनी किताबें पढ़नी है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, और लिस्ट आपके पास रहेगी तो आप और बेहतर से समझ पाएंगे। फिर भारतीय समाज को समझना है आपको, और इसी समाज में रहने के लिए, समाज को चलाने के लिए आप लोग यूपीएससी के लिए जा रहे हैं ना, सिविल सर्विस एग्जाम पास करेंगे, स्टेट पीसीएस करेंगे। तो कक्षा 6वीं में आप लोगों को पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। एक किताब का नाम है। कक्षा 7वीं में है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। कक्षा 8वीं में है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। क्या 11वीं की किताब है एक समाज को समझना, और कक्षा 12वीं में 2 किताबें पढ़ना है भारतीय समाज, और एक और किताब है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। तो भारतीय समाज को अगर समझना है आपको, इसके लिए आप लोगों को ये सभी किताबें कवर करनी है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था आ जाती है। तो कक्षा 9वीं की किताब है राजनीति विज्ञान के लिए लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। एक किताब का नाम है। कक्षा 10वीं में भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आपको पढ़नी है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। और कक्षा याद देखिए 11वीं में आपको राजनीति विज्ञान के लिए किताब पढ़नी है राजनीतिक सिद्धांत। एक किताब का नाम है। कक्षा 11वीं में एक और किताब आपको पढ़नी है राजनीति विज्ञान के लिए भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। कक्षा 12वीं में भी आप लोगों को राजनीति विज्ञान के लिए 2 किताबें पढ़नी है। पहली किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और कक्षा 12वीं में दूसरी किताब है राजनीति विज्ञान के लिए स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राजनीति विज्ञान है, उसके लिए इतनी किताबें आपको कवर करनी है। फिर हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो कक्षा 9वीं की किताब है अर्थशास्त्र, और कक्षा 10वीं की किताब है आर्थिक विकास को समझना। कक्षा 11वीं की किताब है भारतीय आर्थिक विकास। कक्षा 12वीं में इकोनॉमी अर्थशास्त्र के लिए 2 किताबें आपको पढ़ना है। पहली किताब का नाम है परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरी किताब का नाम है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र। कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र की 2 किताबें हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। ठीक है, फिर आप लोग विज्ञान के लिए आ जाइए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की सभी विज्ञान की आपको किताबें पढ़नी है, और बड़ी पतली पतली हैं, बड़े अच्छे से टाइम से खत्म हो जाएंगे, और बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में। पढ़ के देखिए आप लोग, फिर बताइए मुझे। ठीक है, कक्षा 11वीं में आपको रसायन विज्ञान की भाग 2 और इकाई 14 पढ़ना है इसमें। ठीक है, और कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान की इकाई 4 और 5 पढ़नी है। ये इकाई पढ़ना है, ये पूरी किताब नहीं पढ़ना है। ये जरूर आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 11वीं कक्षा में रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, इकाई 14 पढ़ना है। और जीव विज्ञान में आप लोगों को क्या पढ़ना है कक्षा 11वीं में, इकाई 4 को पढ़ना है, इकाई 5 को पढ़ना है। ठीक है, फिर 12वीं में आ जाइए, रसायन विज्ञान में भाग 2 में आपको इकाई 16 पढ़नी है, और जीव विज्ञान में कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, इकाई 8 पढ़ना है, इकाई 9 पढ़ना है, और इकाई 10 पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए क्या पढ़ेंगे, तो 12वीं कक्षा की है जीव विज्ञान। इसके जो अंतिम 4 अध्याय है ना, 13 से 16 तक, ये आपको कवर करना है। ठीक, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए हो जाएगा। एक किताब आप लोगों को और पढ़ लेनी है, जब आप लोग पेपर 4 की तैयारी करेंगे ना, तो उसकी बात हो रही है
एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की किताब है मनोविज्ञान के लिए, और नैतिकता के लिए बात हो रही। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि कुछ बुनियादी बातों के लिए अच्छा है, किताब अच्छी लिखी गई है, तो इस किताब को भी आप लोग पढ़िएगा। तो ये किताबें आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? पढ़ना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक बार क्या करता हूं कि क्लास बाई क्लास बता देता हूं। कक्षा 6वीं में आपको कितनी किताबें पढ़नी है, कक्षा 7वीं में कितनी किताबें पढ़नी है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ तो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, और कोई भी सवाल है आपका, कोई भी मेरे लिए डाउट, कोई भी आता है, कोई सुझाव आता है मेरे लिए, तो आप जरूर बताया करिएगा। कक्षा 6वीं में आपको 4 किताबें पढ़नी है, ठीक है। पहली किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, दूसरी किताब है हमारा अतीत 1, तीसरी किताब है पृथ्वी हमारा आवास, और चौथी किताब है विज्ञान। कक्षा 7वीं में जब आप लोग जाएंगे तो इसमें 4 किताबें आपको लेनी है, 4 किताबें पढ़नी है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, हमारा अतीत 2, हमारा पर्यावरण विज्ञान। कक्षा 8वीं में आपको 4 किताबें पढ़नी है, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, हमारा अतीत 3, संसाधन और विकास विज्ञान। कक्षा 9वीं में आपको 5 किताबें पढ़नी है। लोकतांत्रिक राजनीति 1, समकालीन भारत 1, अर्थशास्त्र, भारत और समकालीन विश्व 1, विज्ञान। कक्षा 10वीं में भी आपको 5 किताबें पढ़नी है। लोकतांत्रिक राजनीति 2, समकालीन भारत 2, आर्थिक विकास की समझ, भारत और समकालीन विश्व 2, विज्ञान। कक्षा 11वीं में समाजशास्त्र के लिए आप लोगों को 1 किताब पढ़नी है, समाज का बोध। कक्षा 12वीं में समाजशास्त्र के लिए, सोशियोलॉजी के लिए आपको 2 किताबें पढ़नी है, भारतीय समाज, भारत में दूसरी किताब है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। राजनीति विज्ञान की बात करें तो कक्षा 11वीं में 2 किताबें पढ़नी है, राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी किताब का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। कक्षा 12वीं में भी आपको राजनीति विज्ञान के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 किताबें पढ़नी है, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। भूगोल जियोग्राफी में आपको कक्षा 11वीं में 2 किताबें पढ़नी है। कौन कौन सी? पहली है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण। कक्षा 12वीं में भी भूगोल के लिए आपको 2 किताबें पढ़नी है। पहली किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इतिहास के लिए कक्षा 11वीं में 1 किताब पढ़नी है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, और क्लास 12वीं में 3 किताबें पढ़नी है इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 3। अर्थव्यवस्था के लिए कक्षा 12वीं की किताब आपको पढ़नी ही है, दोनों माइक्रो और मिक्रो, और कक्षा 11वीं की भी पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो चैप्टर पढ़ना है, जो इकाई पढ़ना है, उनके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। और जो आर्ट एंड कल्चर के लिए कक्षा 11वीं की 2 किताबों पर फोकस करना है, ठीक है। अब आपका कोई भी सवाल हो एनसीईआरटी किताबों से जुड़ा हुआ, कोई भी डाउट हो जो आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है, उसे आप बताइए, उसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि हम लोग जो ये किताबें कवर कर रहे हैं ना, जो एक क्लास में कवर कर रहे हैं, वो इतने बड़े आसान शब्दों में हम लोग कवर कर रहे हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तब भी मुझे लगता है कि आपके हर डाउट का, हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप, मैं हूं ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, मेरे जो भी टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कहीं से भी आप लोग मैसेज भेज सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। और खासकर मेरे लिए कोई सुझाव हुआ करे, इन क्लासों में कुछ अच्छा सुधार हो सकता है, वो भी आप लोग बता दिया करिएगा। और हम सब आप लोग इस परिवार के मेंबर हैं, तो मुझे लगता है कि कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको शर्माना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए आप लोग, और 100% अगर आप लोग देंगे अपनी तैयारी में, तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% पॉजिटिव आपका रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।